हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आज का ये जो वीडियो है वो एसके झा साइंस बुक का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना और सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव वीडियो है। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका सलूशन आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है हमारा, परमाणु मॉडल के समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये तीन दिया हुआ है, रदरफोर्ड का, थॉमसन का और बोर का। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कौन परमाणु मॉडल दिए उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, थॉमसन का कब दिया गया था और बोर का कब दिया गया था। ठीक है, तो थॉमसन का 1904 ईस्वी में दिया गया था। थॉमसन जो है 1904 ईस्वी में परमाणु मॉडल दिए थे। और फिर रदरफोर्ड जो है वो 1911 ईस्वी में दिए थे। और बोर जो है वो 1913 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन दिए थे, तो थॉमसन। उसके बाद दिए थे कौन, तो 1911 अर्थात रदरफोर्ड। और उसके बाद बोर दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 हो गया, उसके बाद रदरफोर्ड 1911 हो जाएगा, उसके बाद बोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सबसे पहले 2 होगा। तो 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 उसके बाद 1 और उसके बाद 3। तो ये सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरणन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन किया गया था, प्रयोग किया गया था, उससे खोज किया गया था परमाणु में नाभिक। ठीक है, परमाणु में नाभिक। अगला प्रश्न है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 15, न्यूट्रॉन की संख्या है 16। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ये X है और E जो इलेक्ट्रॉन संख्या अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या को लिखते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात n बराबर दे दिया है। और पूछ रहा है कि इसका सही प्रदर्शन क्या होगा, तो 15 इसका है और न्यूट्रॉन दे दिया है कितना, 16। तो हम जानते हैं कि A निकालना है हमको, A अर्थात एटॉमिक मास। तो A निकालने के लिए आपको P और प्लस में N जोड़ना होगा। ठीक है, तो P है 16, P कितना दिया हुआ है, तो 15 और N दिया हुआ है 16। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 15 कितना हो जाएगा, तो 31। ठीक है, तो 31 अर्थात एटॉमिक मास 31 आ गया, तो अर्थात नीचे में रहेगा 15 और 31 ऊपर में अर्थात एटॉमिक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझाया, तो डाल्टन जो थे वो अपना परमाणु सिद्धांत में क्या क्या चीज़ को समझाए थे। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम उन्होंने समझाया था, बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम भी समझाया था। रेडियो एक्टिव का नियम नहीं समझाया था। गुणित अनुपात का नियम, हाँ ये भी समझाए थे। तो 1 2 और 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है, अर्थात रदरफोर्ड जो नाभिकीय मतलब प्रतिरूप दिए थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, नाभिक को घन आवेशित माना। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय और सही पूछ रहा है, तो रदरफोर्ड के लिए देखिए, नाभिक को घन आवेशित माना, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, नहीं ये नहीं समझाए थे। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, जी सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, ये भी बताए थे। तो अर्थात 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12। तो 12 देखिए इसमें कौन है, तो ये है 282 को जोड़िएगा 12 आ जाएगा, 2 8 10 और 10 और 2 12। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर,
एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है कौन, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, ना कि इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे सही पूछा है। ठीक है, सही के बारे में पूछा है। द्रव्यमान संख्या बराबर अर्थात ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ए सही है। अर्थात कौन कौन सही हो गया, तो 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 2 और 4, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर है थॉमसन के बारे में पूछ रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, थॉमसन के बारे में। तो देखिए ऑप्शन, यह परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, बिल्कुल सही है। 8 का जो ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि परमाणु में घनावेश समान रूप से वितरित माना गया, ये भी सही है। घन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, ये भी सही है। ठीक है, और इसका एक और ऑप्शन होगा जो यहाँ पे है, देखिए चौथा ऑप्शन है परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, तो इस प्रकार ये जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 3 सही हुआ, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण जो प्रकीर्णन है वो क्या दर्शाया था, तो इसके बारे में पढ़िए। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, रदरफोर्ड के अल्फा कण के अनुसार क्या इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, क्या इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो नहीं। ठीक है, इसके बारे में सही ही पूछ रहा होगा, तो ये गलत है। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार अल्फा कण इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये गलत है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और घन आवेश केंद्रित रहता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं, नाभिक में न्यूट्रॉन केवल न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 और 4, तो 9 का 2 और 4 सही हुआ, 9 का, तो 2 और 4 किस में है, तो बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक तत्व के आयन पर 3 घन आवेश है। देखिए इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, समझिएगा। एक तत्व है, मान लीजिए कि उस तत्व का x मान लीजिए। ठीक है, एक तत्व है और इसके आयन 3 को घन आवेश है, अर्थात 3 प्लस है, यहाँ पे घन आवेश है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 दे दिया है। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान अर्थात ए बराबर दे दिया है 27 और न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात एन बराबर दे दिया है कितना, तो 14, और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए दे दिया है 27, न्यूट्रॉन दे चुका है, तो यहाँ से हमको जेड निकालना होगा, तो जेड बराबर होता है ए माइनस एन। ठीक है, अर्थात परमाणु क्रमांक निकालना होगा, तो परमाणु भार में से न्यूट्रॉन की संख्या को आप घटा दीजिए, तो जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 1 13। ठीक है, तो जेड आ गया, अर्थात जेड आ गया 13, अर्थात परमाणु क्रमांक आ गया 13, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 13 तो यहाँ पे आ गया, जेड बराबर 13 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस है, अर्थात ये 3 माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, प्लस जब घन आवेश रहता है तो माइनस होता है और ऋण आवेश रहता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो ऑप्शन है सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, तो जी धातु या अधातु, धातु या अधातु होते हैं। ठीक है, तो इसका 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम, परमाणु को जो प्रथम मॉडल दिए थे वो कौन दिए थे सबसे पहले, तो सबसे पहले थॉमसन ने दिए थे 1904 ईस्वी में, तो जे थॉमसन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, एथिल एथेनोएट,
ठीक है। इसका सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे कि एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पूछ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बोल रहा है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसका समान होता है तो क्या हो जाता है? समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 13 का सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा, अगला प्रश्न में बोला है कि Mg2+, ठीक है, मैग्नीशियम पर 2+ आयन है, ठीक है, अर्थात 2 घन आयन है, जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए मैग्नीशियम है Mg2+, तो 12 में मैग्नीशियम होता है, तो P अर्थात P बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और Z अर्थात प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जब उदासीन होता है तब बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। तो लेकिन प्रोटॉन और ये जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होगा, अर्थात 12 में मैग्नीशियम है तो P बराबर 12 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है N और P, ठीक है, तो यहाँ पे P हो जाएगा और N यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो P जब मैग्नीशियम 12 है तो इसका 24 होता है परमाणु भार, ठीक है। तो जब इसका N निकालिएगा अर्थात A - P कीजिएगा, अर्थात 24 में से 12 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। तो दोनों 12-12 निकल के आया, ठीक है, हमारा P भी 12 निकल के आया, N भी 12 निकल के आया। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एक A है और एक D है जिसमें दोनों 12-12 है। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अब इसमें से छांटना है, ठीक है। P है 12, लेकिन यहाँ पे 2+ है, 2+ करने का मतलब 2+, तो 2 माइनस होगा इसमें से, तो 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। जब 10 बचा तो 10 यहाँ पे बचा तो 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करिएगा तो 2 और 8 आएगा, ठीक है। अर्थात पहला जो कक्षा होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देखिए इसमें, देखिए पहली कक्षा में 2 है, इसकी 3 कक्षा है तो ये बिल्कुल यहाँ पे कट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगला प्रश्न अर्थात 15 नंबर में चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसको। 15 नंबर प्रश्न है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, ठीक है, युक्त परमाणु की संयोजकता पूछ रहा है, ठीक है। 3 प्रोटॉन है और 4 गो न्यूट्रॉन है, अर्थात यहाँ पे x लीजिए, 3 प्रोटॉन है और 4 गो न्यूट्रॉन है अर्थात 7 है। इसका परमाणु भार हो जाएगा, जब n बराबर 4 है तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 इसका परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 3 घटाइए, न्यूट्रॉन बराबर 4 आ गया, ठीक है। और ये 4 आ गया तो इसको आप क्या पूछ रहा है? तो संयोजकता पूछ रहा है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगा, ठीक है। तो ये जो संयोजकता परमाणु क्रमांक से निकलता है, तो संयोजकता निकालिए 3 का, तो 2 और 1, ठीक है। तो ये संयोजकता 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, अर्थात इसका परमाणु का संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का 1 मतलब ऑप्शन सी, अर्थात 1 संयोजकता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 में एल्यूमिनियम होता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो इसको देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है तो 13 2 8 3 8 2 8 3 अर्थात यही सही हो गया। इसको जोड़िए 13 हो जाएगा, 2 8 3 8 2 10 3 13 हो गया और 13 में एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में बोला है कि चित्र में कौन सा परमाणु के बोर बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के अनुसार 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसका ये फॉर्मूला दिए थे, उसी का प्रदर्शन नहीं करता है वो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है वो नहीं प्रदर्शित करता है, 1 और 3 प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि 2n² से आप निकाल करके देखिएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे इसमें KLMN तक होता है इसका कक्षा, और किसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को गिनिएगा, पहला कक्षा में 2 होता है, तो यहाँ पे गलत चुनने के लिए बोला है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वदा सही है? सर्वदा सही है, पढ़िए। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं, ये भी गलत है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, ना कि न्यूट्रॉन बराबर होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक परमाणु के लिए, परमाणु के बारे में पूछा है और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, जी रह पाते हैं, इसलिए यही जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, अर्थात गलत ही पूछा तो ये सत्य हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 19 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो O3 में 3 परमाणु है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ओजोन के एक परमाणु में 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक तत्व का एक मोल आप प्रयोग कर सकते हैं, एक यौगिक का एक मोल, जी ये भी प्रयोग कर सकते हैं, एक तत्व का एक परमाणु भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु यहाँ पे प्रयोग करना गलत माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 21 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक जब भी बोले आपको नमक के बारे में सोचना है, NaCl, ठीक है, नमक के बारे में सोचना है। तो नमक, यहाँ पर जैसे आयनिक बोला तो आप नमक समझिए। पानी में घुलनशील, जी पानी में घुलनशील होता है, नमक पानी में घुलनशील होता है, पेट्रोल में अघुलनशील होता है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, अर्थात नहीं मतलब गलत को छांटना है। कम गलनांक और क्वथनांक, नहीं, इसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक भी होता है और ठोस और मजबूत होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। 22 का आंसर क्या हुआ? बी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, नहीं, ये गलत है, एक कथन एक जो है वो गलत है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है, ना कि परमाणु त्रिज्या में, ठीक है। तो कथन 2 सही है, कथन 2 सही है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 23 का बी। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। जब 2 या अधिक तत्वों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? तो वो यौगिक बनता है, ठीक है, यौगिक। तो 24 का डी आंसर। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? धातु कौन सा है? तो इसमें धातु पहचानने के लिए आपको एक नियम हम बताए थे कि धातु जिसके अंत में मां लगा हो, ठीक है, तो ये एफी जो है लोहा बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होता है फेरम होता है, तो इसका लास्ट में मां आ रहा है तो इसलिए धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोहा। ये चारों ऑप्शन में लोहा धातु है, ठीक है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणुकता होती है, फास्फोरस को P4 भी आप लिख सकते हैं, तो परमाणुकता इसका चतुर्थ परमाणुक होता है, ठीक है, चतुर्थ परमाणुक, ठीक है। P4 तो इसमें 4 है तो चतुर्थ परमाणुक। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है कौन? तो 27 का आंसर हो जाएगा C और Ge, अर्थात कार्बन और जर्मेनियम, ठीक है, ये दोनों जो है वो सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है, अर्थात 27 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वो द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं होता, बाकी सभी होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है, ठीक है, सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान 32 होता ही है, 16 में सल्फर होता है, उसका दुगुना 32। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितना होता है? ठीक है, कोई भी जैसे इसका 1 मोल में 32 ग्राम है,
16 कर दिया ग्राम, अर्थात आधा कर दिया, तो 0.5 मोल में हो जाएगा। सल्फर का 0.5 मोल में जो होगा उसका मोल की संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसे 32 हुआ 1 मोल में, तो 16 हो जाएगा 0.5 मोल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 30 का हो जाएगा परमाणु आकार मापने के लिए, परमाणु आकार अर्थात सी आंसर, ठीक है। धावन सोडा क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। धोवन सोडा, देखिए इसको धोवन सोडा जो 31 है, धोवन सोडा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। पानी की प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसमें, ठीक है। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसका सबसे पहले आप परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो Na तो 11 और 11 23 होता है सोडियम का, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है। 23 दूना 46 इसका हुआ, और कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और ये 8 दूनी 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 3 है तो 16 48, ठीक है। प्लस 10H2O है, अर्थात 10 इंटू H2O का परमाणु द्रव्यमान पहले निकालिए, तो H2 का हो गया 2 और प्लस में 16, ऑक्सीजन का 16, तो आगे निकालिए इसको, जोड़िए टोटल, ठीक है। तो ये 16 2 18 हो गया, और ये 10 है इंटू में, अर्थात यहाँ पे 180 तो यहीं पे निकल गया, और इधर कितना हुआ, तो 46 और 12 जोड़िए, सबसे पहले 48 12 जोड़िए, तो 48 2 50 और 10 60, ठीक है। और 60 और 46 जोड़िए तो 106, तो 180 में 106 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 8 और ये 286 हुआ, ठीक है। तो अर्थात 180 ग्राम में 286 क्या है, मतलब 180 मतलब 286 जो धोवन सोडा है Na2CO3 में, Na2CO3 में 180 ग्राम जो है वो पानी है, तो इसीलिए यहाँ पानी का प्रतिशत पूछा है, तो हम एक पानी में कहेंगे 286/180, सॉरी यहाँ पे 286 नहीं होगा, सबसे पहले 180 होगा, 180/286, तुलना कर रहे हैं हम 286 से, तो तुलना करने वाला नीचे होता है, ठीक है। 286 और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 62.9% जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 31 का डी आंसर है, ठीक है, 31 का डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़े परमाणु इसमें एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैसे होगा, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा। पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने से परमाणु का जो आकार है वो बढ़ते चला जाता है, और जब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल देखिएगा, तो इन चारों ऑप्शन में एल्यूमिनियम जो है उसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 32 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 32, चलिए देखते हैं उसको। 33 है, एक तत्व के नाभिक में 15 गो प्रोटॉन है, 22 गो न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन दे दिया है और यहाँ पे प्रोटॉन दे दिया है, और ए पूछ रहा है अर्थात परमाणु भार पूछा, तो दोनों के जोड़ दीजिए, तो 22 और 15 जब आप जोड़िएगा 22 15 तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, 37, ठीक है। तो 33 का डी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण प्रतिद्रव्य कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, पॉजिट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी, 35 का बी, ठीक है। 36 है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक कहने का मतलब घन आवेश होता है, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है वो घन आवेश होता है। अगला प्रश्न, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रतिकण। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न था इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो था वो पॉजिट्रॉन है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का जो गुण होगा उसका जस्ट उल्टा पॉजिट्रॉन का गुण होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रतिकण बोलते हैं। 38 नंबर है, शब्द परमाणु शब्द का खोज किसने किया था। परमाणु शब्द का खोज
किसने किया था? तो डेमोक्रिट्स ने। डेमोक्रिट्स ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो 38 का डी। 39, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? बोल रहा है कि निम्न में किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसका अधिक होता है? तो फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो 39 का ए आंसर। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन परमाणु में मौजूद होता है। जो जितना भी हाइड्रोजन है वो सभी परमाणु में मौजूद होता है, किसको छोड़कर? तो न्यूट्रॉन को छोड़कर, ठीक है। तो 40 का बी आंसर। 41 है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होता है, लेकिन न्यूक्लियन, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो न्यूक्लियन भी होगा। लेकिन नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, ना कि नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। तो नहीं उपस्थित होता है कौन? तो इलेक्ट्रॉन। तो 41 का डी आंसर। 41 का डी, ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको एक साथ अगर बोलिएगा तो न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। तो 42 का ए आंसर। 43 बोलता है कि खाली जगह है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु का परस्पर प्रभाव है। कमजोर परमाणु न्यूट्रिनो का होता है, क्योंकि न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था और इसका संकेत होता है N00। ना तो इसमें कोई ना इसका कोई परमाणु क्रमांक है, ना ही इसका भार है, इसलिए कमजोर सूक्ष्म कण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो। अगला है 44, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा और प्रोटॉन को अवशोषित करता है, ठीक है। तो अवशोषित करता है फोटोन को। तो यहाँ पे देखिए, यह एक कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, नहीं, तेजी से दोलन नहीं करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, बिल्कुल नहीं। यह भीतरी कक्षा में जाता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है, बोर के एटम के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है 45, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का, इसमें देखिए सबसे पहले तो खोजा गया था, सबसे पहले थॉमसन ने किया था, लेकिन इसमें थॉमसन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद रदरफोर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? एम कक्षा, ठीक है। तो ये बोर-बोरी के अनुसार 2n² जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका फॉर्मूला है। और एम कक्षा है तो KLM, अर्थात ये तीसरी कक्षा है। तो 2, यहाँ जो 2 गुना ये एम है अर्थात 3 के स्क्वायर, तो इसको करिए 3 3 के 9 दूना 18, तो इसका 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात 46 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 का डी, 46 का डी, 9 दूना 18। एम कक्षा में, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, एम कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो KLM ये तो 3 है, और 3 3 के 9 दूना 18, तो इसका 18 ही आंसर सही होगा, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा आंसर? 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है? सल्फर का परमाणु क्रमांक पूछा है, उसके बाद संयोजकता पूछा है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 16 में सल्फर होता है और संयोजकता उसका निकालिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का 16 में सल्फर है, यहीं पे आप पकड़ा गया, ठीक है। तो 16 किसी में नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और इसका जब संयोजकता निकालिएगा 16 का, जैसे देखिए निकाल देते हैं, 2 8 6, ठीक है। 2 8 6 हुआ, तो अधिक 6 है, इसको 8 में से घटाया जाएगा। जब 6 आता है 5 से अधिक, तो 8 में से घटाइए, तो 8 में से 6 गया 2, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का डी आंसर। 48, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं है, ठीक है। तो जिनोन का जो है उसका कोई भी उप परमाणु कण नहीं है, ठीक है। एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की, एल कक्षा में अर्थात K और एल हुआ दूसरा, तो 2n² पे निकाल दीजिए। एल 2 है तो n के जगह 2 रखिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 49 का ए आंसर, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं?
इस तत्व में कितने सेल होते हैं? परमाणु संख्या 13 है, सेल मतलब कक्षा, तो 13 है तो इसको निकालिए 2 8 3, इसमें कितना कक्षा है? तो 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर। ठीक है। 51 बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में जो उपस्थित होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो 2n² है, और चतुर्थ बोला है अर्थात n की जगह 4 रखेंगे तो 4 को 16 दूना 32 हो जाएगा, इसका आंसर डी बी हो जाएगा। ठीक है। 53 कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन। 53 का सी आंसर। 54 है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली जगह है पर प्रक्षेपित किए जाते हैं तो स्वर्ण के पत्थर लिए थे, तो स्वर्ण इसमें ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, स्वर्ण के पत्थर से अल्फा कण को प्रक्षेपित किए थे। इसी परमाणु के कोश में समायोजित किए हुए, तो के है अर्थात 1 है, तो 2n², तो 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 55 का सी आंसर। ठीक है, 56 में चलते हैं। 56 है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी एक सेल में, तो 2n² जो बोरव्हील ने दिया था। ठीक है, 2n²। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2 अर्थात 8 2 10 2 12 और 12 में होता है मैग्नीशियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। 57 का सी आंसर। ठीक है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो इसको जब आप चेक करिएगा तो डी, जैसे 6 और 2 8 है ऑक्सीजन, और जितना भी गैस है वो धातु नहीं होता है, वो अधातु होता है। यहाँ पे धातु पूछा है तो इसका नहीं होगा डी आंसर। ठीक है। 59 जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। 59 का डी आंसर। 60 किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है। 61 में किसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भारी होती है? तो जेनॉन का। ठीक है, जेनॉन। अगला प्रश्न है पहले आवर्त में दोनों तत्वों के में संयोजित किए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा के। परमाणु क्रमांक 17 है। एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के समान विशेषता रखता है? तो 63 का 35 हो जाएगा, क्योंकि 17 का जो मतलब 17 में क्लोरीन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 35 होता है। ठीक है। 64 में है खाली जगह के वास्तव कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका धातु का जो वास्तव कक्षा होता है उसमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 65 सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो बी एस और बी आई का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है बाहरी ऑर्बिट में। ठीक है। 66 हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी कोश कितने इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं? तो 8। ठीक है, हीलियम को छोड़कर। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पे रहने देते हैं, और इसमें और प्रश्न है जो पार्ट 2 करके आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।